हेलो एवरीवन। अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 का सेकेंड लेक्चर आके आए हैं। पहला लेक्चर में हम लोग कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट को हम लोगों ने देखा था, और इस लेक्चर में हम लोग ने कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन को देखेंगे। ये जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं वो सारे हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होते हैं। चाहे जितने भी इंटरमीडिएट जो भी होते हैं वो हाईली अनस्टेबल भी होते हैं और प्लस में हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, चाहे जितने भी इंटरमीडिएट हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब अगला जो टॉपिक है कार्बिन है। तो कार्बिन क्या होता है? कार्बिन जो होता है न्यूट्रल कार्बन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज विथ 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये ऐसा स्पीसीज है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो कार्बिन जो होता है न्यूट्रल कार्बन होता है और एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। उसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये कार्बिन का स्ट्रक्चर है। तो कार्बिन में क्या है, ये इस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल कार्बन हो गया। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में ऑक्टेट में। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। इसका क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो गए। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं वो लेविस एसिड के जैसा बिहेव करते हैं। तो ये बिहेव्स एज ए लेविस एसिड, बिहेव्स एज ए लेविस एसिड, लेविस एसिड के जैसा बिहेव्स करेगा। तो इसका कार्बिन का जो 2 तरह के होते हैं, एक सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पर। अगर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाए तो वो सिंगलेट कार्बिन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी अगर 3 आ जाए तो वो ट्रिपलेट कार्बन होता है। आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बिन। तो जो कार्बिन है, ये रहा कार्बिन, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये बेसिकली 2 तरह के होता है, एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। तो सिंगलेट, जैसे सिंगलेट में क्या होता है कि ये बॉन्ड पेयर तो 2 ही रहेंगे, लेकिन ये एक बॉक्स है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। तो सिंगलेट में क्या होता है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही ऑर्बिटल में कैद हो जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ इसमें कैद हो जाएंगे। तो वो होता है सिंगलेट कार्बिन। अब हम लोग देखेंगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालें। तो स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फार्मूला होता है 2s+1। जो s होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन निकालने का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 2s जो है, यहाँ पे दोनों अपोजिट स्पिन, इसका +½ और इसका -½ तो +½ प्लस -½ कितना होगा? 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, × 0 + 1, तो टोटल कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसलिए हम इसको सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में कैद हो जाएं, एक ही ऑर्बिटल में रहना पसंद करें या एक ही कमरा में रहना पसंद करें, तो वो सिंगलेट कार्बिन होता है। और ये सिंगलेट कार्बिन का जो मल्टीप्लिसिटी होता है 1 आता है, इसलिए इसको सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं। इसको हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका देखें तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा 1 बॉन्ड पेयर 2 और 1 लोन पेयर के रूप में। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 3, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा। इसमें चूंकि sp2 यानी कि ये कैसा हो गया, ये बेंट की तरफ हो गया। ये उसको लोन पेयर इसको नीचे के दबाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये बेंट शेप का हो जाएगा, बेंट शेप। हाँ, अब ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है वो चर्चा करते हैं। तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर के रूप में 2 नॉन बॉन्डेड एक ही कमरा में प्रेजेंट है, तो लोन पेयर की जैसा बिहेव करेगा। तो दोनों एक ही कमरा में है, इसलिए इस पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम लोग ट्रिपलेट की बात देखें, यहाँ पे ट्रिपलेट की बात देखें तो यहाँ ट्रिपलेट के कैसा होता है, ये कार्बन, ये
और यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ही कमरा में इसमें बंद थे, इसमें आ जाएंगे, अलग अलग में रहना पसंद करेंगे, दोनों अलग अलग कमरा में रहना पसंद करेंगे। एक ये और ये दोनों अलग अलग कमरा में रहना पसंद करेंगे। तो इसको अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें, एम निकालें, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर इसका एम निकालें स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 2s + 1, तो 2s यहाँ पे, इसका +½ इसका +½ 1, तो यहाँ पे 1 × 1 कर दिए +1, तो 2 + 1 3, ये 3 आ गया। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है 3 आ गया। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे ही लिख देते हैं। इसको आगे और सॉल्व करेंगे, 2 × 1 + 1 यानी कि 3 आ गया। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ गया, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। इसका क्या नाम है? ट्रिपलेट बोला जाता है। ट्रिपलेट यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रिपलेट। इसको क्या था? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 था, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट। और सिंगलेट और ट्रिपलेट में मोर स्टेबल जो होता है, ये लेस स्टेबल होता है। क्या होता है? लेस स्टेबल। और ये होता है मोर स्टेबल। ये क्या होता है? मोर स्टेबल। अब यहाँ पे हम इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसका 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, तो ये तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। और sp का मतलब क्या होता है? लीनियर शेप, लीनियर। अब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, इसलिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ये जब एक ही कमरा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पे मतलब ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। सॉरी, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इस पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये पैरामैग्नेटिक होगा। ट्रिपलेट है, लीनियर हाइब्रिडेशन है, sp पैरामैग्नेटिक हो गया। और ये ट्रिपलेट कार्बन है। तो ये 2 तरह के कार्बन है, इसका रिएक्शन भी आते हैं। तो इसके में और क्या कुछ लिख सकते हैं क्या? ये लेस मोर स्टेबल है, ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं इसमें। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है कार्बन के प्रेजेंट में कि ये न्यूट्रल क्या है? ये न्यूट्रल कार्बन, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल कार्बन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज विथ 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है कार्बन। कार्बन का जो अब पढ़ना है जनरेशन ऑफ कार्बन, तो क्लोरोफॉर्म प्लस बेस को ले लेंगे तो हम लोग को कार्बन जनरेट हो जाएगा। जैसे CH प्लस KOH लेंगे तो वहाँ से हम लोगों को निकल कर कार्बन का जनरेशन आएगा। और कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करे, यानी कि लेविस एसिड है, वो कार्बन जनरेट होके जो राइमर टाइमर रिएक्शन होता है उसमें वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जनरेट होता है। तो राइमर टाइमर रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वो इंटरमीडिएट उसमें कार्बन के रूप में जनरेट होता है। तो वो पूछा भी गया है नीट के अंदर। हाँ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का जनरेशन कैसे होता है, जो इंटरमीडिएट है वो जनरेट कैसे होता है। तो उसके लिए 4 है। क्लोरोफॉर्म से बेस को रिएक्ट कराएंगे, CH Cl3 को बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन जनरेट होगा और वाटर के रूप में मूव कर जाएगा। CCl4 Li से रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन जनरेट होगा। डाइजोमीथेन CH2N2, डाइजोमीथेन को हाई टेम्परेचर दे दें, HNU लाइट दे दें तो यहाँ पे कार्बन का जनरेशन हो जाएगा। फिर एक चौथा होता है कीटिन के थ्रू। इसमें कीटिन इसको क्यों बोलते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है, इन है और कीटोन है, तो इसलिए इसको नाम दे देते हैं कीटिन। तो कीटिन के द्वारा भी हम लोग कार्बन का जनरेशन करते हैं। तो ये कार्बन का जनरेशन जैसे ये हो गया, तो ये आपको ये राइमर टाइमर रिएक्शन जो होता है, राइमर टाइमर रिएक्शन क्या होता है? ये राइमर टाइमर रिएक्शन जो होता है, फिनॉल होता है। फिनॉल जो OH है, इस पे हम लोग दे देते हैं CHCl3 और KOH दे देते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में कार्बन जनरेशन होता है, ये वाला कार्बन जनरेशन होता है, कार्बन जनरेशन होता है और ये बना देता है यहाँ पे OH, यहाँ पे एल्डिहाइड के रूप में जोड़ देता है। तो ये ऑर्थ्रो सेल्सल्डिहाइड बना देता है यहाँ पे।
और तो ये क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते रहता है तो इसलिए मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्लस में एक और बनता है जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है यहाँ पे एल्डिहाइड, तो ये हो गया पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो ये इसको नाम देते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन आता है। तो इसमें इससे जो कार्बन जनरेट होता है यहाँ इस रिएक्शन में यूज होता है उसका। तो खैर हम लोग ये पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग डिटेल में जाएंगे उसका मैकेनिज्म वगैरह पे, लेकिन अभी हम लोग कार्बन का जनरेशन पढ़ रहे हैं। तो कार्बन का जनरेशन जो होता है कि कोई भी केटायनिक ग्रुप जनरेट हो गया, कोई भी केटायनिक ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे लिखेंगे कोई भी केटायनिक ग्रुप, यहाँ पे लिख देंगे कोई भी केटायनिक ग्रुप, यानी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी केटायनिक ग्रुप जो होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। कोई भी केटायनिक ग्रुप अगर जनरेट हो गया तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो वहाँ से लिव कर जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सारे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ये कोई भी केटायनिक ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी केटायनिक ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे पहला रिएक्शन जो है CHCl3 और KOH। तो बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन को हम वहाँ से निकाल दें। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एसिडिक, जैसे यहाँ पे क्या है कार्बन Cl और यहाँ पे H है। तो इसका ये क्या होगा K प्लस OH माइनस। तो OH माइनस जो है यहाँ से ये प्लस को रिमूव करके यहाँ पे H2O बना देगा। ये वाला यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा ये वाला, और यहाँ पे H2 बना देगा। और ये यहाँ पे अब क्या जनरेट हो गया, यहाँ से ये आ गया जनरेशन में क्या हो गया कि Cl कार्बन Cl। अब यहाँ से हाइड्रोजन लीव किया, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर के रूप में छोड़ दिया यहाँ पे, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसको कह सकते हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक क्लोरीन जो होता है, ये एक क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा। कोई भी क्लोरीन एक यहाँ से लीव कर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का मतलब एक का लिविंग ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये लिविंग ऑर्डर होता है। ये क्या होता है? लिविंग ग्रुप के ऑर्डर होता है, यानी कि ये सबसे पहले आयोडीन लीव करेगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। तो ये लिविंग ऑर्डर होता है, इसलिए यहाँ से एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव कर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और ये जनरेट कर देगा कार्बन। यहाँ से देख लीजिए कार्बन पर ये क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज के रूप में। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि सिंगलेट कार्बन है, लेकिन यहाँ पे मोर स्टेबल, ये सिंगलेट कार्बन मोर स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी होगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है इसके पास भी लोन पेयर है। तो यहाँ से ये देकर बैक बॉन्डिंग बना लेता है, बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग यहाँ से होता है, इसलिए ये जो सिंगलेट कार्बन है यहाँ पे ये मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये सिंगलेट कार्बन जो होता है, सिंगलेट कार्बन मोर स्टेबल होगा। तो इसका जनरेशन देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन का जनरेशन हुआ, ये यहाँ पे 2 लोन पेयर, ये कार्बन का जनरेशन हो गया, प्लस में यहाँ से क्या निकला, H2O निकल गया, और फिर ये Cl जो लीव करेगा ये प्लस के Cl निकलेगा यहाँ से। ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रिएक्शन में आते हैं। दूसरा रिएक्शन जो ये टूटेगा, ये तो मोर इलेक्ट्रो मतलब बहुत एक्टिव है, इसलिए ये R नेगेटिव और Li प्लस के रूप में ये टूटेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने से अपना इलेक्ट्रॉन ये खो देगा और यहाँ से ग्रहण, तो ये इस तरह से टूटेगा। और यहाँ इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन Cl, चारों Cl यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं। तो अब क्या करेगा कि ये जो ग्रुप है, ये नेगेटिव ग्रुप, इस लिविंग ग्रुप अच्छा है, इसलिए यहाँ से इसको अपने तरफ भगा ले जाएगा,
तो ये क्या बना देगा यहाँ से, ये जब भगाएगा तो यहाँ से Cl 3 Cl इस पे लगे रहेंगे और यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा प्लस RCl यहाँ से निकल जाएगा। अब ये क्योंकि ये जनरेशन हो गया तो यहाँ से एक अच्छा क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव कर जाएगा और लीव करेगा तो ये बना देगा क्या, कार्बन Cl यहाँ पे 2 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के रूप में लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ से मूव हो जाएगा। अब ये जो Cl मूव करेगा इसके साथ बाइंड कर जाएगा, Cl माइनस जो मूव करेगा इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो ये बना देगा LiCl। ये देखिए कार्बन जनरेशन हो गया, ये कार्बन जनरेट हो गया यहाँ पे। अब थर्ड जो आता है डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन से हाई टेम्परेचर या HNU देकर हम लोग डाइजोमीथेन टू कार्बन में जनरेट करेंगे। तो डाइजोमीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, डाइजोमीथेन जो होता है इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये लिख लिए होंगे, ऊपर वाले आप स्क्रीनशॉट करके लिख लें। तो हम लोग इसको मिटा कर इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, डाइजोमीथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन 2 हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए हैं और 2 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड से N। अब यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन पे 2 ही बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब इस पे एक नेगेटिव चार्ज छुपा होगा। 2 बॉन्ड बनाने का, कार्बन तो मैक्सिमम कितना मतलब नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये 2 ही बॉन्ड बनाया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज छुपा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये 4 बॉन्ड एक अपना कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बना लिया है। जो पहला लेक्चर हम लोग पढ़े थे उसके अंदर हम लोग सारे को देखे थे कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, इसका वैलेंसी कितना हो सकता है, तो वो देख लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कैटायनिक ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से क्या रिजोनेंस करेगा, ये आएगा यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लोन पेयर के रूप में भी प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये बॉन्ड ऊपर खुल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जब आएगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, जब ये ऊपर बॉन्ड खुलेगा तो ये सिंगल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और N, और ये पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही, 4 बॉन्ड बना चुका है, ये 3 बॉन्ड ये नॉर्मल आ गया। अब कोई भी कैटायनिक ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ से ये लीव कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, लीव कर जाएगा। क्योंकि कोई भी कैटायनिक ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से जब लीव करेगा ये, तो लीव करेगा तो ये क्या बना लेगा, यहाँ से लीव करेगा तो वो ये N2 बना लेगा, N2 के रूप में ये निकल जाएगा, N2 गैस के रूप में। और ये जो है कि ये यहाँ से जब लीव करेगा तो ये कार्बन के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये वाला यहाँ कार्बन के रूप में, और ये जो बॉन्ड टूटा यहाँ पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा। और ये दोनों तरफ हाइड्रोजन लिख लगा है, ये जो लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है लेकिन इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये लेस स्टेबल कार्बन है, लेस स्टेबल सिंगलेट कार्बन। तो लेस स्टेबल सिंगलेट कार्बन है, तो ये फिर मोर स्टेबल यानी ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट होना चाहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बन में। तो सिर्फ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में भेज देना है, यानी कि अभी ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में है। तो अगर ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए डाइजोमीथेन के द्वारा ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब लास्ट जो है कीटीन के थ्रू कार्बन का जनरेशन। तो ये सारे मिटा कर हम सबसे ऊपर लिख देते हैं ताकि अच्छा सा दिखे। कार्बन जनरेशन थ्रू कीटीन, यानी कीटीन के द्वारा उसमें एक डबल बॉन्ड और एक कीटोन C डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट रहेगा, उसको ग्रुप को हम लोग कीटीन बोलते हैं। तो उससे हम लोग को कार्बन का जनरेशन करना है। क्या करना है, ये देखिए ये कीटीन, ये तो CH हो गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड हो यानी कीटोन ग्रुप लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं कीटीन।
अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर देते हैं, एच न्यू, हाई टेम्परेचर हीट करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से ये इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर जो होता है वो रिजोनेंस करेगा, यहाँ आएगा और ये बॉन्ड ऊपर खुल जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा। तो अब ये कैसा दिखेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जब इस पे आएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और इस पे एक लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो गया, इस पे आ गया तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से C, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये ट्रिपल बॉन्ड O, ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी केटायनिक ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कोई भी केटायनिक ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से ये लीव कर जाएगा और ये CO के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगे रहेंगे और यहाँ पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं। तो एक नेगेटिव चार्ज में कितना, एक जो नेगेटिव चार्ज में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लस CO जो लीव कर जाएगा, CO कार्बन डाइऑक्साइड ये लीव कर जाएगा, तो ये हो गया कार्बन। जनरेशन क्या हुआ, सिंगलेट कार्बन। अगर ये यहाँ पे भी ये सिंगलेट कार्बन लेस स्टेबल है, इसलिए मोर स्टेबल टिपरेट कार्बन में जा सकता है। तो ये हो गया कार्बन का जनरेशन बाय द कीटिन। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीन का। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होता है कि न्यूट्रल नाइट्रोजन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट विथ 1 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कुल आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें नाइट्रीन का 1 बॉन्ड पेयर होता है, इस पे 1 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट होता है। इसे हम लोग नाइट्रीन बोलते हैं। इस पर कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए न्यूट्रल कार्बन है, सॉरी न्यूट्रल नाइट्रीन है यानी न्यूट्रल नाइट्रोजन है। तो इसको क्या, इट हैव न्यूट्रल नाइट्रोजन, क्या है लिखा है, इट हैव ए न्यूट्रल नाइट्रोजन। इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए न्यूट्रल। एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नॉन बॉन्डेड के रूप में, 2 लोन पेयर, तो 4, आगे 5, 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो ये लेविस एसिड के जैसा तो बिहेव करेगा ही करेगा, लेविस एसिड का जैसा बिहेव करेगा, एसिड, लेविस एसिड। लेविस एसिड यानी कि ये क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोफाइल है, एक तरह की इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे सारे हम लोग लिख दिया है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज विथ 1 बॉन्ड पेयर। देखिए यहाँ पे 1 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली रहेगा। ये नाइट्रीन है। तो आइए, नाइट्रीन भी 2 तरह के होता है, एक सिंगलेट नाइट्रीन, एक ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो हम लोग उसको देखते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। ये चीज़ आपको देखने को मिल गया, यही सारा याद रखना है हम लोगों को। तो नाइट्रीन जो होता है 2 तरह के होता है। देखिए यहाँ पे ये नाइट्रीन हमने बना दिया, ये नाइट्रीन देखिए, ये नाइट्रोजन, इसके 1 बॉन्ड पेयर, इस पे 1 लोन पेयर, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और 1 ऑर्बिटल ये यहाँ पे वैकेंट है, ये ऑर्बिटल वैकेंट है। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन। देखिए यहाँ पे सिंगलेट जो नाइट्रीन होता है, सिंगलेट नाइट्रीन के मतलब वही इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसका 1 आ जाए तो वो सिंगलेट नाइट्रीन और जिसका 3 आ जाए और ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो यहाँ पे देखते हैं ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक लोन पेयर के रूप में 1 ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। इसको इलेक्ट्रॉन के स्पिन के रूप में दिखा देते हैं, जो स्पिन के रूप में हम लोग दिखा देते हैं इसको। यहाँ पे एक कमरा रहेगा, एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ। तो जो ये लोन पेयर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट,
2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक वैकेंट ऑर्बिटल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हो गया। तो अब ये देखिए ये सिंगलेट नाइट्रेन है। इसका अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको निकालता है 2s+1। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन निकालने का। s जो होता है स्पिन नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए +½ -½ 0 +½ -½ 0। तो यहाँ देख लीजिए 2 × 0 + 1, यह क्या हो जाएगा 1, इसलिए ये क्या हो जाएगा सिंगलेट नाइट्रेन। सिंगलेट नाइट्रेन, ये सिंगलेट नाइट्रेन हो गया क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है 1 है, इसलिए सिंगलेट नाइट्रेन। जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कमरा में बंद, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये भी एक कमरा में, ये एक ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट रह गया। तो इसलिए ये लेविस एसिड के जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है नेचर, या तो पॉजिटिव चार्ज उस पर रहे, ये हमेशा जरूरी नहीं है, यानी कि वो उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वो वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा जब वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर पॉजिटिव चार्ज उस पर हो, तो मे बी बिहेव साइज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ये नाइट्रेन, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन एक बॉन्ड पेयर ही 1 2 3 यानी कि 3, यानी कि sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसको देखते हैं मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पेयर्ड, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये जो होता है ये ट्रिपलेट के कंपेरिजन में ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है, ये थोड़ा स्टेबिलिटी कम होता है, लेस स्टेबल। ट्रिपलेट के कंपेरिजन में लेस स्टेबल होता है। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट जो होता है, ट्रिपलेट में जैसे ये नाइट्रोजन हम ले लिए, एक नाइट्रोजन ले लिए, ये यहाँ पे क्या होता है कि 3 जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये 3 वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी ये वैकेंट नहीं है लेकिन यहाँ अभी मैं वैकेंट बनाया हूँ। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ये तो अपने पास ही रहेंगे, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने एक ही ऑर्बिटल में, लेकिन जो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है वो एक एक अपना अलग अलग कमरा में रहना पसंद करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ट्रिपलेट नाइट्रेन। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर m निकालें 2s+1 होता है फार्मूला, 2s+1। तो यहाँ पे देखिए s जो है यहाँ पे क्या दे जाएगा, इसका +½ इसका +½ 1 और इसका कितना हो जाएगा, ये तो +½ -½ 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, 2 × 1 + 1 यानी कि ये 3 आ गया, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ गया, इसलिए क्या होगी ये ट्रिपलेट नाइट्रेन है, ट्रिपलेट नाइट्रेन। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 1 2 यानी कि sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये sp आ गया, sp यानी कि लीनियर हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पे देखिए यहाँ लीनियर। अब इसका अगर मैग्नेटिज्म देखें, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। जिस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। हाँ एक और यहाँ पे रेडिकल के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बाई रेडिकल नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, बाई रेडिकल नाइट्रोजन। वहाँ पे कार्बन में भी उसको बाई रेडिकल कार्बन बोल सकते थे। तो ये हो गया नाइट्रीन का सिंगलेट ट्रिपलेट क्या होता है वो। और इसमें कुछ छूटा है क्या, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं छूटा है। हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ नाइट्रीन किस किस से जनरेट होता है। एक तो एजाइड आयन से जनरेट होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। तो नाइट्रीन जनरेशन जो 3 तरह के होता है वो यहाँ पे हम लोग लिख दिए, फ्रॉम अल्काइल एजाइड या फिनाइल एजाइड के थ्रू, अल्काइल आइसोसाइनाइड के थ्रू, या फिर एन ब्रोमो एनिलीन के थ्रू। ये सारे के थ्रू एनिलीन जो यहाँ पे है एन ब्रोमो एनिलीन, उसके थ्रू भी हम लोग नाइट्रीन का जनरेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम अल्काइल एजाइड के थ्रू कैसे हम लोग नाइट्रीन जनरेट करते हैं। एजाइड से हम लोग नाइट्रीन का जनरेशन होगा, और जो केटानिक ग्रुप है N2 यानी हाइड्रोजन N2 गैस के रूप में वो लीव कर जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये इस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से ये इस पे खुलेगा और ये नाइट्रोजन इस पे आएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इस पे आ जाएगा तो 3 बॉन्ड, और ये तो
अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसको देखें तो ये देख लीजिए यहाँ पे RN, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया है और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से खुला है नेगेटिव चार्ज, और ये N हो गया यहाँ से, ये वाला N क्योंकि खुल गया तो यहाँ पे एक ही इधर का रहेगा, इधर 2 पहले से था, एक और आ गया 3, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया है इसलिए कैपेसिटी ज़्यादा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब देखिए कोई भी केटायनिक ग्रुप, यहाँ पे सीखे थे कोई भी केटायनिक ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से ये लीव कर जाएगा, ये लीव कर जाएगा यहाँ से। लीव करने के बाद क्या ये N2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा R, ये नाइट्रोजन जो था ये नेगेटिव चार्ज यानी कि लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से जब लीव किया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो ये नाइट्रीन का जनरेशन हो गया, और प्लस यहाँ पे N2 गैस के रूप में रिमूव कर जाएगा। ये क्या है, नाइट्रीन है, नाइट्रीन का जनरेशन हो गया फ्रॉम द एजाइड। अब यहाँ से देखिए फ्रॉम अल्काइल आइसोसाइनाइड से हम लोग नाइट्रीन का कैसे जनरेशन करेंगे वो देखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, लोन पेयर जो पार्टिसिपेट होगा, ये लोन पेयर जो है वो रिजोनेंस यहाँ करके आएगा, ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये आ जाएगा R, ये नाइट्रोजन पर ऊपर से आ गया तो नेगेटिव चार्ज, इसके आगे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक तो खुल गया, एक बॉन्ड बच गया, और यहाँ पे ये C, इस पर ट्रिपल बॉन्ड, 2 बॉन्ड पहले था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये चूँकि यहाँ से खुला है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोई भी केटायनिक ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से ये लीव कर जाएगा, क्या हो जाएगा, CO लीव कर जाएगा, लीव कर जाएगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो लीव कर जाएगा, तो लीव करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा R, नाइट्रोजन पर एक नेगेटिव चार्ज है यानी कि ये नेगेटिव चार्ज के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में ऊपर प्रेजेंट हो गया, यानी कि इस पे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से लीव किया तो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये नाइट्रीन का जनरेशन हो गया, नाइट्रीन जनरेशन हो गया। प्लस यहाँ से CO कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया, लीव कर गया, यहाँ से ये इन्वायरमेंट में जाकर मिल गया। अब तीसरा N ब्रोमो एनिलीन, N ब्रोमो एनिलीन का कोई भी अगर बेस इस पे डाले N ब्रोमोलिन, तो बेस क्या है, जैसे KOH डालती है, कोई भी बेस डाल सकते हैं KOH, तो KOH टूटेगा कैसे, K प्लस OH माइनस, इसी में टूटेगा ना, तो OH माइनस कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन को खा लेता है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ से ये अपना झुंड बनाकर वाटर के रूप में रिमूव हो जाएगा, और ये जो Br है K प्लस, तो K प्लस इसको K प्लस को ये खा लेगा। अब यहाँ से 2 बॉन्ड फ्री हो गए, ये हो गया यहाँ से B, नाइट्रीन का जनरेशन हो गया। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, एक तो लोन पेयर पहले से प्रेजेंट था ये वाला, और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, नॉन बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रीन जनरेशन हो गया, नाइट्रीन प्लस क्या निकला यहाँ से, एक तो H2O निकल गया, दूसरा क्या निकला, KBr निकल गया, KBr, तो ये हो गया नाइट्रीन का जनरेशन। तो ये जितने भी सारे इंटरमीडिएट होते हैं वो सारे इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ये नाइट्रीन और कार्बन कंप्लीट होता है। अगला जो हम लोग को इंटरमीडिएट पढ़ना है वो बेंजाइन, आइए हम लोग बेंजाइन पढ़ते हैं। ये हम लोगों का लास्ट इंटरमीडिएट है बेंजाइन। बेंजाइन जो होता है देखिए इसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग पर एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ गया है, ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, नॉट सिग्मा, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बेंजाइन का ये दोनों आपस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये देखिए ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या है, ये आपस में दोनों क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन। ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे बॉन्ड का चेंजिंग हो गया, इसलिए ये आपस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन है। तो ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजाइन का देखिए, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजाइन, तो देखिए ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजाइन है, यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग का ये डबल बॉन्ड वाला जो है ये, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बाहर साइड में, तो और दोनों आपस में मिलकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये क्या होता है पाई बॉन्ड, तो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड
bonding which is formed by the sidewise overlapping of sp2 hybrid orbital and form pi bond। ये pi bond का फॉर्म करता है साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो ये क्या बाई रेडिकल बेंजाइन हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं बाई रेडिकल इंटरमीडिएट, बाई रेडिकल इंटरमीडिएट। जो भी बाई रेडिकल इंटरमीडिएट या जो भी इंटरमीडिएट होता है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और जो हाईली अनस्टेबल जितने भी इंटरमीडिएट है सारे ये सारे हाईली अनस्टेबल हैं। और जो हाईली अनस्टेबल जितने भी इंटरमीडिएट वो हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव। यहाँ पे बेंजाइन का जितने भी कार्बन एटम है सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2, सारे के सारे कार्बन एटम जो है ऑल कार्बन एटम इन बेंजाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। sp2 तो जब sp2 साइक्लिक है पूरे के रिजोनेंस चल रहा है तो ये प्लेनर कंपाउंड भी होगा और प्लेनर के साथ साथ एरोमेटिक भी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑल कार्बन एटम इन बेंजाइन आर sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज एंड बेंजाइन आर एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी है, यानी कि ये जो है पाई बॉन्ड जो वो फॉर्म हुआ है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के दौरान फॉर्म हुआ है। तो ये देखिए बेंजाइन जो होता है हाईली स्टेबल, हाईली अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। बेंजाइन को कैन नॉट बी आइसोलेटेड। बेंजाइन सिंगल फॉर्म में नहीं रहता, वो डाइमर के फॉर्म में रहता है। तो देखिए ये बेंजाइन है, यहाँ पे इसका इस बेंजाइन का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बाई रेडिकल है ना, तो इसको बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ये आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। तो आपस में दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये डाइमर क्या हो जाएगा, डाइमर, डाइमर ऑफ बेंजाइन। इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता है एट ए रूम टेम्परेचर, यानी कि इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। तो ये बेंजाइन का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का इंटरमीडिएट सारा समाप्त होता है।